हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। सीडीपी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम तीसरे प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करेंगे। इस पे देखिए हमने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। तो इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया था। ये ऐसे क्वेश्चन थे या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और या तो इनके पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है। तो देखिए एक तरीके का ये फाइनल रिवीजन आप कह सकते हैं फॉर सीटेट के लिए। ठीक है, तो देखिए बहुत कम, अब तो उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। ठीक है, 2-3 दिन सिर्फ बचे हुए हैं तो फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। इसमें भी बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। तो इस बार सीटेट पार होना ही चाहिए। ठीक है, तो सीडीपी बाल मनोविज्ञान का जो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा उसको देखते हैं। पर हाँ, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है विकास से। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया। देखिए सबसे पहले देख लीजिए कि अभिवृद्धि एवं विकास से या वृद्धि एवं विकास से 1 नंबर का क्वेश्चन सीटेट में फिक्स है, जरूर पूछा जाएगा घुमा फिरा कर। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर अंतः संबंध का सिद्धांत। अब देखिए सही बात है भाई, विकास जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो ये कौन सा सिद्धांत है, कौन सा प्रिंसिपल है, ये बताना है आपको। तो देखिए निरंतरता का सिद्धांत, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी ये चलते रहता है, ये रुकने का नाम नहीं लेता है। ठीक है, तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत यहाँ पर लागू होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे से। प्याजे से भी मानकर चलिए 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे सीटेट, आने वाले सीटेट एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सी अवस्था होती है? ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ करता है। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, देखिए जब बच्चा जो होता है वो जब तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन शुरू कर देता है यानी कि प्रारंभ कर देता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, प्रारंभ करता है। लेकिन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था अगर पूछा जाएगा यानी कि अमूर्त चिंतन कब करने लगता है बच्चा, तब होता आपका कौन सा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे वो शुरू कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है घटनाओं के विषय में चिंतन, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक की मानी गई है। ठीक है, संवेदी प्रेरक की बात करें तो 0 से 2 वर्ष, इसमें बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण इसमें आ जाता है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर की होती है, इसमें बच्चा जो है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर बिल्कुल है भाई, मानव विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही चलता है। ठीक है, निरंतरता तो भाई पाई जाती है, अभी हमने बात किया तो वो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती निरंतरता का सिद्धांत, अभी हमने देखा था, है ना। अनुक्रमिकता, ठीक है, अनुक्रमिकता भी सही है, विकास जो है वो अनुक्रमिकता की तरफ जाता है। प्रतिवर्ती क्या है? यानी कि रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें जो है प्रतिवर्ती नहीं, एक बार विकास हो गया वापस से फिर से विकास नहीं होगा आपका। ठीक है, प्रतिवर्ती यानी कि रिवर्सिबिलिटी इसमें नहीं पाई जाती है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा कि देखिए एक नेचर और नर्चर से भी एक या दो क्वेश्चन आप फिक्स करके चलिए। देखिए सीटेट में क्या है कि पहली बात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं और चीजें जो होती हैं वो फिक्स रहती हैं। सिलेबस कभी उसका चेंज आपको नहीं मिलेगा या सिलेबस से बाहर की चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बल्कि घुमा फिरा कर चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो आनुवंशिकता जो है वो कैसी संरचना है? प्राथमिक संरचना, गौड़ संरचना, गत्यात्मक संरचना या फिर स्थिर संरचना। तो आनुवंशिक और वातावरण का जो सेशन हमारा चल रहा था उसमें हमने आपको बताया था कि आनुवंशिकता कैसी है, स्थिर है, स्टेबल है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो कुछ भी आप अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार आप प्राप्त करेंगे बाद में वो बदल जाएगी, यानी कि ये आनुवंशिकता जो है वो कैसी है? स्थिर है, स्टेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि खिलौनों की आयु, ठीक है, टॉय एज किसको कहते हैं, सॉरी टॉय एज किसको कहते हैं ये बताना है आपको। शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को या फिर उत्तर बाल्यावस्था को। ठीक है, खिलौनों की आयु अगर हम जिसको कहते हैं जिसमें बच्चा बहुत ही ज्यादा खिलौनों से खेलने लगता है वो अवस्था कौन सी है? अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था की जो एज होती है उसको टॉय एज या फिर खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है सेशन में, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो अगर गार्डनर से भी देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आप फिक्स करके चलिए, जरूर पूछा जाएगा। तो गार्डनर का बुद्धि का जो सिद्धांत है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था और एनसीईआरटी के हिसाब से इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत था वो किस पर बल देता है? विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं का, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं का, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों का या फिर सामान्य बुद्धि का। ठीक है, तो देखिए जो गार्डनर थे, गार्डनर ने हमेशा किसके बारे में बात की थी? विलक्षण योग्यताओं के बारे में बात की थी। इनका मानना था कि हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ योग्यताएं होती हैं, कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है। ठीक है, इन्होंने क्या सिंपल सा इन्होंने बोल दिया था, द यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल। ठीक है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर ये इनका जो सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत वो बल देता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, यानी कि रूढ़िबद्धता जो है, जेंडर रूढ़िबद्धता जो है उससे टीचर जो है उसको बचना है। उसके लिए टीचर को करना क्या चाहिए? क्लास में लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर हम लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो भाई समाप्त कहाँ होगी? जेंडर रूढ़िबद्धता फिर समाप्त नहीं होने वाली। ठीक है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना होगा, तो लड़कियों को हम अगर निरुत्साहित करेंगे तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए जेंडर रूढ़िबद्धता को अगर क्लास से खत्म करना है तो हमें क्या करना होगा? नॉन ट्रेडिशनल चीजें करवानी होंगी। अब नॉन ट्रेडिशनल चीजें क्या है? जैसे पापा घर का काम करेंगे और मम्मी जो होंगी वो बाहर का काम करेंगी, यानी पापा खाना पीना और घर का काम करेंगे और मम्मी लोग जो होंगी वो ऑफिस का काम करेंगी। यानी ऐसी चीजें जो समाज में नहीं हुई हैं उनको करना, कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। ठीक है, जब लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, लड़कियां भी हर चीज में आगे आएंगी, यानी कि नॉन ट्रेडिशनल तरीके से जब उनको रखा जाएगा तो जेंडर रूढ़िबद्धता को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, और अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, ये भी कोई बहुत अच्छा आंसर नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? इंडिविजुअल डिफरेंसेस से एक क्वेश्चन आप मान कर चलिए, फिक्स कर लीजिए, लॉक कर लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। ठीक है, तो देखिए स्कूल में अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पूरा करते हैं तो क्यों करते हैं? ठीक है, किसके लिए करते हैं ये पूछा गया है। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। भाई एक बच्चा है जो विशिष्ट है उसको अनुभूति कराने के लिए। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। यह समझने के लिए
क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, यहाँ अयोग्य रहेगा, ठीक है, अयोग्य हैं। विद्यार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, भाई बहुत मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, ठीक है, समान करने के लिए। तो देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या कहता है कि हर एक बच्चा जो होता है वो विभिन्न होता है, यानी इवन दो जुड़वा बच्चे भी जो होते हैं वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं। बेशक वो दिखने में एक जैसे होंगे लेकिन उनकी जो एबिलिटीज होंगी वो अलग अलग होंगी, उनकी मानसिक क्षमता होंगी, उनकी शारीरिक क्षमता, उनकी संज्ञानात्मक क्षमता, ये सारी क्षमताएं उनकी अलग अलग होंगी, ठीक है। समान नहीं करना है भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसीलिए तो होते हैं कि हर एक बच्चा अपने आप में अलग है, तो हमें समान नहीं करना है। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति क्यों करवाएंगे? व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई वाई को नहीं कम करना है, बल्कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमें यह समझना है कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अथवा अयोग्य है, यानी कि कहाँ उसको दिक्कत आ रही है और कहाँ वो बेहतर तरीके से चीजों को समझ पा रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? यानी व्यक्तिक विभिन्नताओं को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को संबोधित करने के लिए एक जो स्कूल होता है वो किस प्रकार सहयोग करता है, हेल्प करता है? सभी शिक्षार्थियों के लिए समानांतर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। भाई जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है तो हमें समान चीजें नहीं करनी है, पाठ्यचर्या, करिकुलम, ये सारी चीजें हमें समान नहीं करनी, क्योंकि हर एक बच्चे की जो क्षमता होती है वो अलग होती है, ठीक है। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना, विशेष विद्यालयों में नहीं भेजना है, हर एक बच्चे को हमें साथ लेकर चलना है, ठीक है। विद्यार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, फिर से यही बात हो गई, समाप्त नहीं करना है बल्कि क्या करना है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। अगर हम अपने टैग वर्ड्स को लेकर चलेंगे तब भी आप आंसर सही टिक कर पाएंगे। तो हमने बताया था कि जहां पे अवसर दिए जाए बच्चों को वही ऑप्शन हमेशा सही होता है, ठीक है। यानी कि अवसर यहाँ दिया जा रहा है और बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम यहाँ उसका पालन किया जा रहा है, तो यानी यही ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE किस पर बल देता है ये बताना है, ठीक है। बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर। भाई सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो बोर्ड परीक्षाओं पर नहीं बल देता, ठीक है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर, ऐसा नहीं है कि स्केल पर हमें सुनिश्चित करना है। निरंतर परीक्षण शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सम, परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, टैग वर्ड्स लेकर चलेंगे तो आप बेहतर आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सीखने को किस प्रकार अवलोकन, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE जो है वो इसी बात पर जोर देता है कि बच्चा जो है हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन, ठीक है। यानी बच्चा जो है वो हमें देखना है कि सीखने को वो किस प्रकार अवलोकन करना है, उसको रिकॉर्ड करना है और फिर उसमें बच्चे में जो कमियां आ रही हैं उनको सुधारा जाए, ठीक है। यानी CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसी बात पर जोर देता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय आधारित यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है SBA हम कह सकते हैं इसको, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ठीक है। ये क्या है? परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। भाई विद्यालय आधारित जो आकलन करवाएगा वो लापरवाह क्यों बनाता है? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, ये भी गलत है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। विद्यालय आधारित जो आकलन होता है यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो करवाया जाता है बाधा उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, बल्कि क्या करता है कि परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की क्या करता है? मदद करता है, ठीक है, मदद करता है। यानी कि हेल्प्स ऑल स्टूडेंट लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, कह सकते हैं आप कि परिचित वातावरण में अधिक सिखाने में क्या करता है? शिक्षार्थियों की मदद करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समावेशी विद्यालय, समावेशी विद्यालय यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव स्कूल की बात करी जा रही है, ठीक है। यहाँ क्या होता है?
शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। भाई समावेशी विद्यालय है, इसमें हर तरीके के, हर टाइप के बच्चे रहेंगे। जो बेहतर सीख सकता है वो भी, जो निर्योग्य है वो भी, हमको सबको साथ लेकर चलना है समावेशी विद्यालय में। तो सिर्फ निर्योग्यता के अनुसार हम नहीं करेंगे, ठीक है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं ऑप्शन की। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से सिर्फ योग्य शिक्षार्थियों को हमें सुधारना है? बिल्कुल नहीं। समावेशी का मतलब यह है कि सबको साथ लेकर चलना, ठीक है। डी ऑप्शन इस शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। यहाँ क्या होगा कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह आपको नहीं करनी है और बिना क्षमताओं की परवाह किए सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए आपको प्रतिबद्ध होना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है, यानी कि जो गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि प्रतिभाशाली लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण, आनुवंशिक रचना के कारण, ए और दो का संयोजन यानी दोनों को मिला के होता है, या मनोसामाजिक कारक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए प्रतिभाशालिता जो होती है वो क्यों होती है, तो ये नेचर और नर्चर दो चीजें हमेशा याद रखिएगा आप। दो चीजें जो होंगी वो किसी भी ये प्रतिभाशालिता का कारण बन सकती हैं। कैसे? अगर आपको बेहतर माहौल दे दिया गया, बेहतर वातावरण आपको मिल गया, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, तो आप प्रतिभाशाली बन सकते हैं, ठीक है। और एक क्या कारण है? आनुवंशिक रचना यानी कि हेरिडिटी। अगर आपके पूर्वज, आपके माता पिता अगर उच्च बुद्धि लब्धि वाले होंगे तो आप भी कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। यानी एक और दो दोनों का संयोजन जो है क्या होगा? प्रतिभाशालिता का कारण होती है। क्लियर? नेचर और नर्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? सीखने और सुनने के लिए पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर जाके ऑप्शन करिएगा। निरंतर गृह कार्य देते रहना। भाई गृह कार्य देते रहेंगे तो बच्चा एक्टिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। और हमें बच्चे को क्या रखना है? हमें बच्चे को हमेशा एक्टिव रखना है। क्लियर? शिक्षार्थियों को कुछ छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य देना ये भी गलत है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, बच्चे को सक्रिय बनाना है। टैग वर्ड्स फिर से काम आया, निष्क्रिय जहां भी ऑप्शन रहेगा वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी हमें देखिए, अगर बच्चे को सीखने और सुनने के लिए एक अधिगम योग्य वातावरण, माहौल क्रिएट करना है तो हमें क्या करना होगा? भाई बच्चा क्लास में है, वो कुछ भी बोलने की कोशिश कर रहा है या कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, हम तुरंत ही उसको टोक देंगे कि अरे कैसे कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे, तो बच्चे को कहीं ना कहीं बच्चे के मन में हीन भावना आ जाएगी। अगली बार बच्चा बोलने में संकोच करेगा, ठीक है। तो हमें बच्चे को कुछ छूट देनी चाहिए, कुछ फ्रीडम देनी चाहिए, ठीक है, कि बच्चा क्या सीखता है और कैसे सीखता है, ठीक है। थोड़ी देर उसको छूट देनी चाहिए कि बच्चा किस तरह सीखता है। क्लियर? तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अधिगम निर्योग्यता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन आप मान कर चलिए हर बार सीटेट में पूछा जाता है, ठीक है। तो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? गतिक कौशलों में, अब गतिक कौशल यानी कि मोटर स्किल्स में अगर आपके निर्योग्यता पाई जाती है तो वो क्या कहलाती है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए, डिसलेक्सिया में क्या होता है? पढ़ने संबंधी विकार होता है। डिस्कैलकुलिया मैथ्स का जो मतलब कि कैलकुलेशन करने संबंधी विकार होता है, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया जो होता है, ये डिस्प्रेक्सिया कहाँ दिक्कत करता है? फिजिकल एक्टिविटीज में ये दिक्कत करता है, तब जाके क्या हो जाता है? डिस्प्रेक्सिया हो जाता है, ठीक है। अच्छा, डिस्फेजिया छूट गया। डिस्फेजिया में क्या होता है कि बातचीत करने में असमर्थ होता है बच्चा, यानी कि बालक जो है भाषा को समझने में जहां असमर्थता होती है, ठीक है। तो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या होती है? वो होती है डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से जीन प्याजे जी आ गए। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क ये पूछा गया है आपसे। संवेदी चालक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो देखिए परिकल्पित निगमनात्मक आप देख रहे होंगे कि जहां सबसे पहले नियम दिया जाता है, तो जब नियमों और तर्कों के बारे में बच्चा जानना शुरू कर देता है, विकसित हो जाता है जब, तो वो क्या होता है, लास्ट स्टेज जो पियाजे ने फोर्थ स्टेज दी थी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें क्योंकि बच्चा क्या होता है, इसमें बच्चा 11 वर्ष से ऊपर का हो जाता है। ठीक है, जब 11 वर्ष से ऊपर का हो जाता है तो उसमें चिंतन में परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, अगर चीजें जो है, अगर वो लॉजिक उसके अंदर शुरू होता है लॉजिक आना, तो वो पूर्व संक्रियात्मक होगा, ध्यान रखिएगा, सॉरी मूर्त संक्रियात्मक होगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क विकसित हो गया है, तो यहाँ पे फॉर्मल वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी सा क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे। जीन पियाजे, लॉरेंस कोहेलबर्ग, अल्बर्ट बोंड्यूरा या फिर लेव वाइगोत्स्की, हमने बात करी थी 3 चीजों के बारे में। ठीक है, 3 चीजों के बारे में, सोशियल S, ठीक है, कल्चरल C और L। SCL के बारे में मैंने बताया था आपको, अगर ये तीनों कहीं भी दिख जाएं तो आपको किसको टिक करना है, आपको लेव वाइगोत्स्की को टिक करना है, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। तो यहाँ पे क्या दिया है, सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, आप वाइगोत्स्की को टिक मार देंगे। ठीक है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा 3 चीजों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पियाजे से आ गया। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये दो तरीके से ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी। सबसे पहले पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए 6 to 8 के शिक्षक को, यानी जब 6 to 8 क्लास का शिक्षक है तो बच्चे की एज भी कितनी होगी, 11 वर्ष से ऊपर की होगी, वही 11-12 वर्ष की होगी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम, और 2 चीजें हुई, एक चीजें तो आप पियाजे को आधार मानकर ये क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको पियाजे की थ्योरी बहुत अच्छे से नहीं याद है तो आप यहाँ पे टैग वर्ड्स लेकर चलिए। ठीक है, जहां भी आपको केवल दिखेगा, हमने अपने टैग वर्ड्स वाले वीडियो में बताया था कि वो ऑप्शन कभी राइट नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए केवल नहीं आना है, बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है, तो ए ऑप्शन में केवल दिख गया आपको। बी ऑप्शन में आपको दिख गया कि बच्चे को यहाँ पे हतोत्साहित करने की बात करी जा रही है, भाई ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगर आप डी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ भी केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत हो गया। बचा क्या हमारा सी ऑप्शन, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तो टैग वर्ड से देखिए कितने इजी वे में ये क्वेश्चन आपने देख लिया और आप राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बताऊं, पियाजे की थियरी को अगर आप लेकर चलेंगे तो अगर 6 to 8 का बच्चा है तो वही 11-12 वर्ष का होगा, तो केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर थोड़ी रहेगा बच्चा, है ना। तार्किक बहस के प्रयोग को उसको हतोत्साहित भी नहीं करना है, बल्कि जब बच्चा 11-12 वर्ष का हो जाएगा तो उसमें लॉजिक का जो एक कंसेप्ट आएगा वो विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं उसके सामने प्रस्तुत और समस्या समाधान की प्रवृत्ति भी उसमें विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए बच्चों के सामने जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। लॉजिक का जो एक कंसेप्ट है वो भी बच्चा लगा लेगा क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो वैसे भी हमारा ये ऑप्शन टिक हो गया, लेकिन अगर टैग वर्ड्स को लेकर चलेंगे तो 1 मिनट में आपको राइट आंसर मिल जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। यानी ऐसी कौन सी आदत है, यानी ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे में कौशलों का विकास होता है, मूल्यों का विकास होता है, अभिप्रेरणाओं का विकास होता है और बच्चे को वो क्या करती है, एक जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली एक बार अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। मुख्य धारा से जुड़ना, विभेदीकरण, सामाजिकरण, समावेशन।
ठीक है, सिंपल सी बात है। सोशलाइजेशन, समाजीकरण जहाँ पे होगा तभी जाकर बच्चे में आदतों का विकास, कौशलों का विकास, अभिवृत्तियों का विकास, अभिप्रेरणाओं का विकास होगा और बच्चा एक जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बन पाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या करना है ये बताना है आपको। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। भाई शिक्षक अगर निर्देश देगा और जो बच्चा होगा वो चीज़ों को करेगा तो बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा। हमें क्या करना है, बच्चे को एक्टिव रखना है। तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, ठीक लग रहा है थोड़ा, आगे चलेंगे। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। भाई रटने की प्रवृत्ति को हमने फोकस नहीं करना है, ठीक है। जहां रटना है, रोट लर्निंग जहां आ जाएगी वो नहीं होगा। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बच्चे को कभी भी निष्क्रिय नहीं रखना है, उसको सक्रिय बना के रखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, ठीक है। यानी कि इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम नॉलेज इज इंस्ट्रक्टेड, ठीक है, नहीं, कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर्स। यहाँ पे क्या होगा, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जानी चाहिए, किसमें, एक प्रगतिशील कक्षा में। यानी कि बच्चा खुद नॉलेज को क्या करे, कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है। किसमें, क्लासरूम में बच्चा खुद करे ऐसा, तब जो एक प्रगतिशील कक्षा बनेगी। क्लियर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जरूर पढ़कर जाइएगा, एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज थे। ये 20 जो हमने क्वेश्चन का एक सेट रखा था, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।